सबसे पहला चैप्टर में वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्म कर लेता हो, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो सब्सटेंस हमें नया मिला वो रिवर्ट नहीं होता हो। जैसे केमिकल रिएक्शन के अगर एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी लोहे का जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पचना, श्वास लेना, दही का जमना, पेपर जलना, ये सब एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस के। बर्निंग ऑफ अगर हम कैंडल का बात करें तो ये केमिकल रिएक्शन भी है या फिर हम केमिकल चेंज भी कर सकते हैं और फिजिकल चेंज भी है, ये दोनों होता है, बस इसको ध्यान में रखना। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसके 5-6 प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें पहला है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है, जिसका यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल से दे दिया है। जैसे अगर एमोनिया गैस को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो इससे हमें सॉलिड में एक एमोनियम क्लोराइड मिलता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड में ये जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स और हमने दे दिया है। इसी प्रकार से आगे अगर हम और भी इसके प्रॉपर्टीज का बात करें तो जैसे केमिकल रिएक्शंस के दौरान कलर में भी चेंजेस होते हैं। अब कलर में चेंजेस कैसे होता है, तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, अगर इसको साइट्रिक एसिड के साथ जो कि नींबू में पाया जाता है, अगर इसको ऐड किया जाता है तो जो हमें मिलता है नया जो सब्सटेंस हमें नया मिलता है वो कलरलेस हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे देख लो सिल्वर है, इसको अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐड किया गया तो यहाँ पे ये जो सिल्वर था जो कि पहले व्हाइट कलर का था तो अब ये ब्लैक कलर का हो गया, तो कलर में चेंज हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना कि अगर आप लोग को कहीं पर भी, यहाँ से है ये वाला एग्जांपल, अगर कभी भी आपको रिएक्टेंट साइड में CO3 मिलेगा तो याद रख लेना कि प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलता ही मिलता है, तो रिएक्शन बनाने के समय वो आप लोग का काम देगा। अगला प्रॉपर्टी है प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे है, जैसे वाटर प्रिसिपिटेट का मतलब पता है ना, जो पानी के नीचे जो है वो बैठ जाता है। जैसे वाटर और सैंड के रिएक्शन से क्या होता है, मतलब वाटर को सैंड में अगर डाल दे तो सैंड जो होता है नीचे बैठ जाता है ना, दैट इज प्रिसिपिटेट। अब जैसे वॉशिंग सोडा को अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं तो इससे लाइमस्टोन बनता है जो कि एक सॉलिड प्रिसिपिटेट होता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया गया तो यहाँ पे हमें एक सॉलिड प्रिसिपिटेट मिला व्हाइट कलर का। ओके, इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजेज आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में यहीं पे आप लोगों में बता दे रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट जो होता है वो रिलीज होता है यानी बाहर निकलता है। इंडोथर्मिक मतलब हीट जो होता है वो अंदर होता है। जैसे इसमें क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब बता ही दिया हमने कि हीट इसमें प्रोड्यूस्ड होता है यानी रिलीज होता है, और इसमें जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है देखो हीट एग्जिट हो रहा है, और जो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको यहाँ से जो रिएक्शन है उससे भी आइडिया मिल जाएगा, अगर हीट बाहर की तरफ आए यानी प्रोडक्ट में मिले तो वो एक्सोथर्मिक हो गया, और अगर यहाँ पे मिले रिएक्टेंट में एरो के ऊपर तो वो इंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल, इंडोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल आप ये याद कर सकते हो। अगला प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस भी इवॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो कि जिंक क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें लाइमस्टोन मिलता है और सॉल्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे ये गैस भी जो होता है वो इवॉल्व होता है जो CO। अगला है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये तो पता है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एरो की साइड वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट, ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसे वाटर मिला। अब हाइड्रोजन गैस को हम सिंबल ले लिए, ऑक्सीजन को सिंबल के रूप में ले लिए, वाटर को सिंबल के रूप में ले लिए, दैट इज केमिकल इक्वेशन। सबको हम एक सिंबल के फॉर्म में ले लिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, हम केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के, मतलब रिएक्टेंट साइड में इधर वाले में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल हो
प्रोडक्ट साइड के सभी नंबर ऑफ एटम, एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के, तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट जैसे देख लो जिंक है, और इधर भी प्रोडक्ट साइड में ये भी जिंक है, तो रिएक्टेंट में जिंक का एटम 1 है, यहाँ भी जिंक का नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जिंक का 1 है, तो 1 1 इक्वल आ गया, दैट इज ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको हम कहेंगे। वहीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वल नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो सोडियम का यहाँ पे 2 एटम है, जबकि इसमें सोडियम का एक ही एटम है, तो इसी को कहते हैं। और एक चीज याद रख लेना, अगर पूछ दे व्हाट इज स्केलेटल रिएक्शन, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या है, तो मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसको बैलेंस करने कर लेना। बैलेंस करने के लिए आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ। इसमें मैं आपको बैलेंस करने नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को दे दूंगा, जाके देख सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता है, इसलिए मैं बैलेंस करने आप लोग को नहीं सिखा रहा हूँ। बाकी ट्राई कर लेना इसको, इन क्वेश्चन को बना लेना। चलिए आज आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। आप लोग को ये सब सारे टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर अगर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करके दे तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन फॉर्म क्या किया, दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखो यहाँ 2 एलिमेंट से हमें एक मिला, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो जिसमें हीट कैरीड आउट करते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, इसको हीट किया जा रहा है। अब हीट करने के बाद देखो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला, 2 कंपाउंड मिला। एक कंपाउंड को यहाँ पे हीट करो, यहाँ पे 2 हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। जैसे वाटर, इसको वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। तीसरा टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में हीट होता है, मतलब सनलाइट प्रेजेंस होता है इसमें। जैसे सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पास होता है तो सनलाइट सिल्वर क्लोराइड में अगर पड़ता है तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो ये एक एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया, तो यहाँ अगर ये बी ए से लेस एलिमेंट है तो ए जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया। देखो यहाँ डिस्प्लेस हो गया ना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे Cu जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और Fe जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, तो Cu को यहाँ पे ये रिप्लेस कर लिया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें आयन्स का एक्सचेंज होता है। जैसे Ba में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, Cl में एक माइनस चार्ज होता है, Na में एक प्लस चार्ज होता है और SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें BaSO4 देखो प्लस माइनस एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे NaCl ये प्लस माइनस एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है, आयन्स का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पता ही होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडाइज्ड या फिर ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में, यहाँ पे देखो इसमें अमोनिया में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव होगा या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन या तो रिमूव होगा या तो हाइड्रोजन गेन करेगा। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गेन किया Mg में और यहाँ पे MgO में देखो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। वैसे रिएक्शन में यहाँ पे देखो ये रिडक्शन हुआ और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिंपल आप समझ सकते हो, ये रिडक्शन होता है।
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो H2 यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।